नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों की होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का पावन त्योहार है और इस त्योहार को खुशियों के साथ मनाएं। रंगों के इस त्योहार को जितना ज्यादा सरलता से मनाएंगे, उतना ही जिंदगी रंगों के त्योहार में आपकी रंग जाएगी। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग इस रंग के त्योहार में कुछ हुड़दंग भी करते हैं, लेकिन कई बार ये मुसीबत का सबब बन जाता है। इसलिए इस रंगों के त्योहार को आप बड़ी ही सरलता और शालीनता के साथ मनाएं। इसके बाद आपको एक खबर बताते हैं जो कि संभल से है। संभल में इस बार दिव्य और भव्य होली की तैयारियां की जा रही हैं। 68 तीर्थ स्थलों पर पहली बार होली की भव्य तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई हैं और इसके लिए इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। एक बड़ी तैयारी है संभल प्रशासन के द्वारा, जहां पर 68 तीर्थ स्थल, जहां पर पहली बार होली बड़े ही भव्य तरीके से मनाई जाएगी और इसके लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रखे हैं। 250 कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ वहां पर पीएसी की भी तैनाती की गई है और ड्रोन से भी जो इलाके हैं उसकी निगरानी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से संभल में कई तीर्थ स्थल मिले हैं, वहां पर इस बार पहली बार भव्य होली मनाई जा रही है और इस भव्य होली को मनाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, मुस्तैद है और साथ ही साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और यही कारण है कि जितनी भी संवेदनशील मस्जिदें हैं संभल की, उनको तिरपाल से ढक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं संभल में इस बार रंगों का त्योहार बड़ा ही स्पेशल होगा। वहां पर रंगोत्सव होगा, वहां पर दीपोत्सव होगा और 68 तीर्थ स्थल जो हैं वहां पर इस बार रंग का एक अलग ही नजारा होगा। लोग रंगे हुए नजर आएंगे और वहां का माहौल एक रंग भरा होगा। शायद यही कारण है कि प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां संभल को लेकर के कर ली हैं और वहां पर पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है, जिससे किसी प्रकार की कोई अनहोनी से निपटा जा सके। लेकिन इतना जरूर है कि संभल में इस बार प्रशासन की भव्य और बड़ी तैयारी है, जिससे होली का ये पावन त्योहार संभल में भी बड़े ही व्यापक रूप में मनाया जा सके। एक और खबर आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में उन्होंने वहां पर जनता दरबार लगाया। करीब 150 फरियादी वहां पर पहुंचे थे जिन्होंने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनाई, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो इनकी जो भी फरियाद है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। यही नहीं, उन्होंने इस बात पर यह भी फोकस किया कि जितना ज्यादा हो उतना उपचार कराएं, पूर्ण रूप से आर्थिक सहायता आपको मुहैया कराई जाएगी। यही नहीं, जमीन कब्जाने को लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के पेश टाइट किए हैं और ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए त्वरित कार्रवाई की बात की है। साथ ही साथ ऐसे दबंग लोगों को, ऐसे कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में कही है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी उनके शहरों की खबर है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर को हम लेते हैं अपने साथ। इंद्रवीर कुछ कहना चाह रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर बताइए। एक्चुअली मैं सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को और स्पेशली ज्ञानेंद्र भाई को थैंक यू कि जो है मैंने आपका समय लिया और आप सबको और हमारे सभी आईबीसी 24 के जितनी भी टीम है और जितने खासकर हमारे जो व्यूअर हैं, जहाँ हमारे जितने दर्शक, उन सबको आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस समय रायबरेली के एक प्राइवेट स्कूल में हूँ और ये स्कूल हर बार जो है पत्रकारों के सम्मान में और ज्यादातर अगर बात करें तो समाज सेवा भी करते हैं। तो ये जो है अपना होली मिलन समारोह पहले करते हैं और आज उसी प्रोग्राम में मैं भी हूँ, क्योंकि आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं अखंड जिस तरीके की ये होली का त्योहार है। इस पर रायबरेली प्रशासन की अगर बात करें तो रायबरेली प्रशासन ने जो दो चीजें चल रही हैं, एक तो होली का त्योहार, दूसरा हर शहर में कल रायबरेली में भी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हमने देखा कि सिया समुदाय के मुस्लिम जो लोग हैं वो अब धरने पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से दो चीजों को लेकर के प्रशासन अलर्ट है हर जगह
कि ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, ईरान में जो उनके सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत हुई है, उसको लिया शहादत हुई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये सड़कों पर हर देश में और हर जिलों में ये धरना देखने को मिल रहा है। उसको लेकर के शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हर आने वाले चौराहों पर, कस्बों पर या बात करें तिराहों पर, हर जगह कॉलोनियों में अब कहीं ना कहीं फोर्स व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था कायम है, उसको सुदृढ़ और अच्छे से मनाने के लिए त्योहार को और रमजान को, और अगर इस तरीके के जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं इनको भी लेकर के शासन प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट दिख रहा है खट। तो इसीलिए जो है मैंने ज्ञानेंद्र भाई से पहले ही थोड़ा सा समय लिया जी। बिल्कुल इंद्रवीर, एक चीज और भी है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अधिकारियों को निर्देशित किया है और अधिकारी भी उसी फॉर्म में है और उन्होंने बोला है कि रंगोत्सव में किसी भी प्रकार का व्यवधान अगर कोई डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। रंगों का त्योहार है, इस रंगों के त्योहार को किसी तरीके की अड़चन ना पैदा करें, क्योंकि अगर आप अड़चन पैदा करेंगे तो हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। रायबरेली प्रशासन भी बड़ा सख्त प्रशासन माना जाता है, वहां पर भी बड़े कड़े इंतजाम किए जाते हैं। पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां की गई? देखिए, अगर पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च डेली किए जा रहे हैं, ड्रोन से व्यवस्थाएं हैं, और जो पहले की पुलिसिंग थी उसमें और अब में बड़ा फर्क देखने को मिला है, खासकर जब से ईरान ने जो है ईरान और जो 11 देश अभी इस युद्ध के चपेट में है, खासकर दुबई हो, और अगर बात करें दुबई के जो छोटे छोटे अपने उनके शहर हैं, कतार है और अबू धाबी, ऐसे तमाम जहाँ पर भारतीय बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, उसको लेकर के लगातार वीडियो रायबरेली में भी आने शुरू हो गए हैं। रायबरेली में सलोन तहसील के अंतर्गत अगर बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और तमाम लोग अपने अपने परिवार में लोकल थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। इसको लेकर भी अब लोग लगे हैं और उनके जो लोग यहाँ पर घर में हैं वो भी परेशान है, आहत हैं कि हमारे परिवार में जो लोग कमाने गए हैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए गए, अब वो मुसीबत में, उनको सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है कि उनको जल्द से जल्द अपने वतन वापस लाया जाए। ऐसी अब एक मुहिम सी दिखती मिल रही है और ये ज्यादातर जो मुस्लिम माहौल, जैसे अगर बात करें थाना नसीराबाद के अंतर्गत मुस्लिम माहौल एरिया है, सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, और रायबरेली सदर में कहारो गड्ढे में, तो ऐसे कई जगहों पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग फंसे हुए हैं और गुहार लगाते दिख रहे हैं अपने परिवार से कि आप लोकल प्रशासन के पास जाएं और संपर्क करें कि ताकि वो ऊपर बात पहुंचा सके और हम लोग वापस किसी ना किसी तरीके अपने वतन वापस आ सके। जी बिल्कुल इंद्रवीर, अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 25 लाख के करीब ये आंकड़ा बताया जा रहा है, जहां पर जो भारतीय हैं वो बाहर इन देशों में हैं और उनको लाने की व्यापक तैयारी करने के लिए भी सरकार पूरी तरीके से तैयार है और कहीं ना कहीं कुछ इंडिगो की फ्लाइट्स और अन्य जो भी फ्लाइट्स हैं वो चालू की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी लोग वहां पर फंसे उनको लेकर के सरकार बेहद चिंतित है और उसको लेकर के क्या कोई उपाय करने चाहिए वो पूरी तरीके से सारी चीजों पर मंथन किया जा रहा है। इंद्रवीर, जो भी अपडेट होगा आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा, क्योंकि एक होली का बड़ा त्योहार है, साथ ही साथ रमजान भी चल रहा है और इस तरीके को दोनों त्योहार एक साथ जब आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें देखने को मिलती है। अब इस पर किस तरीके से प्रशासन जो है रायबरेली का वो किस तरीके से इन दोनों त्योहारों के बीच में बड़े शानदार तरीके से दोनों में किसी तरीके का व्यवधान ना उत्पन्न हो और साथ ही साथ जो ईरान और इजराइल अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका असर उत्तर प्रदेश में ना दिखाई दे और रायबरेली में ना दिखाई दे, इसको लेकर के प्रशासन ने क्या तैयारी की है। अगर कुछ अपडेट आता है तो जरूर हमारे दर्शकों को दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के साथ ही साथ आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बन गए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए पहले तो होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और हमारे व्यूवर्स को, सारे व्यूवर्स को, देश और प्रदेश के लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बात करते हैं होली की व्यवस्थाओं को लेकर के, तो प्रतापगढ़ हर वक्त सुर्खियों में रहता है। इसलिए रहता है कि प्रतापगढ़ कभी भी विवादों से हट नहीं सकता है, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो ईद का त्योहार हो, चाहे दीपावली हो, चाहे धनतेरस हो, चाहे दशहरा हो, हर वक्त विवादों में घिरा रहता है। फिर से एक बार, विवाद तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, प्रतापगढ़ अभी तक तो कह सकते हैं कि शांति में है। पुलिस की व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिख रही है। जो अंडर ट्रेनिंग पे प्रशिक्षु आए हैं उनको भी जो है फील्ड में लगा दिया गया है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। मेरे पास कुछ ड्रोन के शॉट्स है, मैं ड्रोन के शॉट दिखा दे रहा हूँ। और सबसे ज्यादा मैं उस जगह की बात करूंगा कि जहां सबसे ज्यादा कड़ाई देखी जाती है, हर बार एक नया विवाद वहां उत्पन्न होता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। ऐसे कुछ थाने हैं जहां
विवाद हो सकते हैं और हुए हैं। पिछले साल भी देखा जाए तो पिछले साल भी विवाद हुआ था। मैं 24 थाने हैं, 24 थानों में 6 से 7 थाने ऐसे हैं जहां हर बार विवाद देखा जाता है और सबसे मोस्ट थाना होता है प्रतापगढ़ का कोतवाली सिटी। क्यों? क्योंकि 2015 में भी यहाँ पे बहुत ही भयानक विवाद हुआ था जिसमें तोड़फोड़, फिर उसके बाद पुलिस की लाठीचार्ज और 2 दिन तक एक कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ था। होली के ही दिन ये पूरी घटना हुई थी और सिर्फ एक चीज को लेकर के, डीजे को लेकर के। तो डीजे को लेकर के हर वक्त विवाद होता है। दूसरी चीज अब बात करते हैं कि जसवाड़ा थाना मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, डरवा चौकी पड़ती है। वो एक ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ हर बार एक विवाद उत्पन्न होता है। तो जसवाड़ा थाना इस मामले को लेकर के काफी विवादों में रहा है और होली के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक से मुकदमे लिखे जाते हैं जहां पे साफ तौर पे देखा जाता है कि विवाद होली को ही शुरू होता है। फिर पट्टी थाना इलाका, ऐसे कई थाने, मेरे पास 6-7 थाने, लेकिन हर बार त्योहार रजिस्टर मेंटेन होता है, लेकिन उस त्योहार रजिस्टर को प्रतापगढ़ पुलिस आखिर क्या कर ले जाती है यही नहीं समझ में आता है। आप फोर्स डिप्लॉयड तो कर देते हैं, आप फोर्स लगातार हर जगह लगा तो देते हैं, लेकिन वो फोर्स कारगर कितनी होती है ये बड़ा अचंभा वाली बात होती है। पिछले साल देखा गया था थाना कोतवाली के अंतर्गत कि डीजे के विवाद को लेकर के विवाद इतना बड़ा था कि डीजीपी तक मामला पहुंच गया था और फोर्स को सड़क पे उतरना पड़ा था। वो जो पीएससी तहसील के सामने लगाई गई थी, वो पीएससी सिर्फ थाने के पास ही रह गई, तो शहर में भ्रमण नहीं हो पाई क्योंकि पिछले साल की होली शुक्रवार के दिन था और रमजान का महीना चल रहा था। सबसे बड़ी चीज थी कि एक बड़ी घटना होते होते बच गई। ये पुलिस की शाबाशी थी, ये कहा जा सकता है कि बड़ी घटना होते होते बच गई थी क्योंकि जो हुड़दंगी थे वो सड़क के बीचों बीच बैठ चुके थे। साफ तौर बिल्कुल ज्ञानेंद्र, इसमें एक सवाल ये है कि आखिरकार इस बार की क्या तैयारी है प्रतापगढ़ पुलिस की, जब इतने संवेदनशील इलाके हैं और पहले से ही जिन इलाकों में इस तरीके की स्थितियां हो चुकी हैं या इस तरीके की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, इसको लेकर के इस बार की जो प्रतापगढ़ पुलिस का क्या है प्लान? क्या कोई रूट मैप आया है, कोई रोड मैप आया है, कोई प्लानिंग आई है, कुछ उन्होंने किया है? वहां पर फोर्स कितनी डिप्लॉय की जाएगी, किस तरीके से वहां पर निगरानी की जाएगी? बिल्कुल, पहली बात तो आपको बता दें कि हर थानों को साफ तौर पे निर्देश दिया गया है कि वो अपने थानों में भ्रमणशील रहेंगे और सबसे ज्यादा भ्रमणशील रहेगा कोतवाली नगर, क्योंकि कोतवाली सिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ जाता है। और बात करें कि जो इलाका होता है, क्योंकि मेरा निजी निवास भी वहीं पे है, शहर का चौक घंटाघर और उस एरिया में मस्जिदें बहुत हैं, क्योंकि जामा मस्जिद, चांतारा मस्जिद, इमाम बाड़ा, कई ऐसे मस्जिदें हैं कि सबसे ज्यादा अगर कहें तो संवेदनशील एरिया होता है। और रमजान का महीना चल रहा है, खासतौर पर पुलिस को ये देखना होगा कि आपने जो पीएससी डिप्लॉयड की है, आपको वो सिर्फ एक जगह डिप्लॉयड नहीं करनी है, आपको भ्रमणशील रखना है। जो आपके अंडर में प्रशिक्षु आए हैं, क्योंकि उनको भी ऑन फील्ड उतार दिया गया है, तो उन प्रशिक्षुओं को देखिए, शहर का नगर कोतवाली इसलिए संवेदनशील हो जाता है कि देखिए बेगम वार्ड जो कि पूरा का पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और उसी के बगल ठीक सोनारी मोहल्ला है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा, आजाद नगर जो कि पुलिस अधीक्षक के आवास के पीछे आता है, बगल ही माँ बेला देवी का मंदिर है, इसलिए वहां पे भी काफी जोर शोर से होली खेली जाती है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र और अचलपुर एक ऐसा इलाका है कि जेल के बगल आता है। देखिए, हर जगह प्रशासनिक अमले का कहीं ना कहीं जैसे आजाद नगर पुलिस अधीक्षक का आवास है, पुलिस लाइन है, लेकिन हर बार देखा जाता है कि मारपीट के वीडियो, मारपीट होती है, यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक के आवास के पीछे वाले गेट तक मार हुई थी पिछली बार, जो मेरी जानकारी है। और शहर के बीचों बीच चौक घंटाघर के पास जामा मस्जिद है, वो भी मुस्लिम बहुल सिफ्तान रोड एरिया है, वो पूरा का पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और धर्मशाला वार्ड और सिफ्तान रोड, क्योंकि धर्मशाला वार्ड में मैं रहता हूँ तो मुझे अच्छी तरीके से पता है। ये जामा मस्जिद शहर का मेन मस्जिद है और कल 1 बजे की नमाज भी अदा करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है
कि आप वहां कितने फोर्स डिप्लॉय किए। पिछली बार मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैं लाइव दे रहा था उसी दौरान वहां फोर्स, क्योंकि मैं जैसे ही कैमरा रोल एक्शन हुआ था तो वहां पे आके फोर्स तैनात हुई थी। नहीं तो उसके पहले शुक्रवार का दिन था, रमजान का महीना था, एक होमगार्ड वहां तैनात था। उसके पहले वहां कोई तैनात नहीं था। तो अब के बार प्रतापगढ़ की पुलिस उस जामा मस्जिद को लेकर के, क्योंकि उस जामा मस्जिद में तकरीबन 1000 से अधिक लोग जो है नमाज अदा करते हैं, सबसे बड़ी चीज है। और वहीं से कुछ ही दूर पे तकरीबन 50 मीटर के आसपास लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो वहां पे भी होली खेली जाती है। चौक घंटाघर ठठेरी बाजार एक ऐसा एरिया है, व्यापारियों का एरिया है, लेकिन शहर का मेन रूट है प्रयागराज टू अयोध्या का, लेकिन वहां पे भी कपड़ा फाल होली खेली जाती है। तो ये एक है, मैंने आपको ऐसे ऐसे क्षेत्र बताए, लेकिन कुछ क्षेत्र सेफ हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही क्षेत्र जो है बिजी रूट पे रह जाते हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ पुलिस अब कितना जो है कल डिप्लॉयमेंट करती है। देखिए पीएससी बल तो कल ही से उतार दिया गया है, ये तो सही है। अब प्रशिक्षुओं को भी उतार दिया गया है। तकरीबन 500 से अधिक पुलिसकर्मी केवल कोतवाली सिटी में तैनात किए गए हैं। दीपक भूकर ने कल और 2 दिन लगातार, मैं कहूंगा 2 दिन लगातार कॉम्बिंग की है, और वो भी प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी भी कॉम्बिंग में थे। ये सही है, लेकिन बात ये आके रुक जा रही है, क्या इस बार भी कुछ फिर पिछले साल की तरह होगा क्या? 2015, 18 और 22 की तरह ही, माफी चाहूंगा, 2015, 18, 22 की तरह ही फिर से विवाद होगा? 23 में भी देखा गया था, 22-23 लगातार देखा गया था, 15 में सबसे बड़ा विवाद हुआ था, 18 में भी विवाद हुआ था। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसी विवाद को रोकने के लिए पुलिस को पूरी तरीके से मुस्तैद होना पड़ेगा, और जो भी ऐसे संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की तैनाती तो बढ़ानी ही होगी, साथ ही साथ गश्त भी करनी होगी। क्योंकि देखिए ऐसे इलाकों में अगर आपकी निगरानी नहीं होगी, देखिए अगर संभल में हमने दिखाया, अभी स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि किस तरीके से वहां पर 250 कैमरों से निगरानी की जा रही है, ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, पीएससी बल तैनात किया जा रहा है। जहां पर भी जो लगे जरूरी हो, जो संवेदनशील इलाके हो, जहां पर भी इस तरीके की स्थितियां घटित हो सकती है, या फिर एक दोनों धर्म आमने सामने आ सकते हैं, कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर प्रतापगढ़ पुलिस को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी विवाद से बचाने का ही आपकी जिम्मेदारी है, किसी भी पक्ष में कोई विवाद ना हो, इसका खास ख्याल रखना आपको है। तो इसलिए कम से कम आपको इस बात की विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां विवाद हो सकता है, और जहां पर विवाद हो सकता है वहां पर आपको खास डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे अपडेट देते रहिएगा, और होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ जितेंद्र बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, आपको बता दें कि जिस तरीके से सुबह सुबह बस्ती से जो खबर गई है, कहीं ना कहीं रात को जिस तरीके से दिल दहलाने वाली घटना आई है कि कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार किस तरीके से भारी पड़ सकता है, ये साफ तरीके से देखा गया अखंड। और उसमें साफ देखा गया कि जिस तरीके से वो महिला ने उसने बताया, जो आरोप लगाया है कि वो अपनी बेटी, उसकी जो बेटी थी वो घर के वसारे में सो रही थी और माँ बाहर सो रही थी। एक तरफा प्यार यूं कहे कि जो मंजीत नाम को जो आशिक था वो उसके घर पहुंचता है, वहां पहुंच के एक गोली उसके सीने पे और एक गोली उसके सर पे वो मारता है, जिसकी तत्काल ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इस सारे मामले में जब जो महिला थी उसको इस बारे में जानकारी जैसे ही होती है, गोली की आवाज सुनती है, वो तत्काल वहां पहुंचती है जैसे ही अपने घर पे, क्योंकि घर और सारे के बीच की दूरी बात करें मुश्किल से 5 से 10 मिनट की दूरी रहेगी। आरोपी ने उसके ऊपर भी बंदूक तान दिया, और जो है डालने के बाद में फिर वहां से वो फरार हो गया। पूरे मामले में जब गोलियों की आवाज से जब गांव तड़तड़ाहट से गूंज उठा, तो वहां पे लोग पहुंचे, उन्होंने तत्काल पुलिस को जानकारी दी। पीआरबी तत्काल विदिन मिनट वहां पहुंच भी जाती है। वहां पहुंचने के बाद आरोपी की छानबीन किया, लेकिन अभी तक आरोपी जो है वो पूरी तरीके से फरार है। पूरा मामला का इस तरीके का इस मामले में, क्योंकि जो लड़की है, उस लड़की की जो 12वीं क्लास में पढ़ती है, उससे उस लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था या कुछ बातें हुई थी। लेकिन मां ने एक चीज साफ कही है कि 18 दिसंबर 2025 को उस युवक के द्वारा कोई अतरंग जो फोटोज है वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं उन्होंने वायरल किया था। वायरल करने के बाद में जो लड़की है उसने किसी तरह से बातचीत की, उसमें पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया था। लेकिन पुलिस लगातार उसकी छानबीन कर रही थी, उसको ढूंढ रही थी, लेकिन आरोपी कहीं मिला नहीं। लेकिन कल जिस तरीके से ये घटना सामने आई रात में, आज रात की बात की जाए, रात में जो घटना आई है कि गोली की 2 गोलियों से उसको भून दिया गया,
फिलहाल ढूंढने के बाद पुलिस ने सारे मामले तत्परता देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारी वहां पहुंचे, एडिशनल एसपी मौके पे पहुंचे, सीओ पहुंचे। अभी कुछ देर पहले की बात की जाए तो विदिन कुछ लगभग आधे से 1 घंटे के आसपास की बात की जाए, बस्ती के जो तेज तर्रार एसपी है जो कि रायबरेली से यशवीर सिंह स्वयं घटनास्थल पर वहां पहुंचे, उन्होंने जायजा भी लिया है। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का साफ ये कहना है कि जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है, जल्द उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इसमें कुछ लोगों के और भी नाम आए हैं, पुलिस ने कई लोगों को उठाया है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं जो उसके ऊपर आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था तो वो जिले से फरार था, पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी, लेकिन अचानक से सडनली हुआ कि इस तरह से घटना को अंजाम दे देता है। अखंड तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान होते हैं कि इस तरीके की चीजें, एक तरफा प्यार और इस तरीके की चीजें अगर सामने आ जाए तो घर में अगर कोई बच्चा सो रहा है या घर में सोती हुई इस लड़की का ऐसी घटना हो जाए तो स्वाभाविक बात है इस तरह के जो मनचले जो युवक कह सकते हैं या बेखौफ अपराधी कह सकते हैं, इन लोगों के साथ पुलिस से सख्त सख्त कार्रवाई अपनानी चाहिए और इन लोगों को कठोर दंड देना चाहिए। अखंड जितेंद्र, आईटी एक्ट के तहत कितनी कार्रवाई होती है? हमने लखनऊ में भी देखा है कि किस तरीके से लोग शिकायत तो करते हैं पर उसमें कितनी संजीदगी दिखाते हैं वो हमने देखा है, और इसमें भी कितनी संजीदगी पुलिस ने दिखाई है कि अगर दिसंबर में पूरा मामला वहां पर दर्ज कराया गया था, फरवरी खत्म हो गया, मार्च की शुरुआत हो गई है और अब तक पुलिस उसको तलाश नहीं कर पाई, तो अपने आप में सवाल है कि आखिरकार किस तरीके से उस मामले में किसी के खिलाफ शिकायत की गई और कितनी संजीदगी के साथ पुलिस उस युवक को तलाश रही थी। ये तो छोड़िए, पुलिस ने उस युवक ने एक काम तो किया ही किया जिसकी शिकायत भी की गई, और दूसरा उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि उस युवती की हत्या कर दी। अब पुलिस तलाश रही है, 2025 दिसंबर से उसको तलाश रही थी, 2 महीना इधर बीत गया और अगर बात करें मार्च भी आ गया, तो करीब करीब 2.5 महीने में जिस युवक को पुलिस नहीं तलाश पाई, जब जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया उसकी उस युवती की आकर के हत्या कर दी। एक तरफा प्यार में अगर इस तरीके से किसी की कोई हत्या कर देगा, कोई इस तरीके से किसी का कंटेंट ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देगा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी, तलाश करती रहेगी, तो क्या कोई आरोपी या कोई मनचला या फिर कोई युवक जो इस तरीके की हरकत करता है उसको कोई सबक मिलेगा? उसने तो एक काम किया ही था, दूसरा उसने आकर के उस युवती की हत्या कर दी। क्या पुलिस वाले या तमाम लोग जो अभी तक जांच कर रहे थे, क्या वो वापस उसे ला पाएंगे? देखिए अखंड, जब पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मुकदमा उसका दर्ज किया तो उसकी लगभग तलाश उसकी चल रही थी। जो कि आरोपी गांव का ही रहने वाला है, वो गांव में नहीं था। पुलिस लगातार उसकी मोबाइल लोकेशन या उसकी सर्विलांस टीम पूरी एक्टिव थी, लेकिन किसी भी तरीके से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से पहुंचना, इस तरह की घटना को अंजाम देना, तो कहीं ना कहीं अखंड संलिप्तता साफ देखी जा सकती है कि हो सकता है उसके साथ कुछ लोग मिले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बिना किसी के में इस तरह की चीजें कर देना थोड़ा संभव नहीं है। फिलहाल ये चीज बिल्कुल कह सकते हैं कि आईटी एक्ट की तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, दर्ज करने के बाद ने तलाश की, क्या आरोपी मिला या नहीं मिला, ये सवालिया निशान खड़े होते हैं, ये सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वहां पहुंच के इस तरह की घटना को अंजाम दे देना। अब पुलिस इसमें कितने जल्द खुलासा करती है, कब उसकी गिरफ्तारी होती है, ये सब देखना होगा कि पुलिस कितने दिन में सारी कार्रवाई करती है। अखंड ज्ञान, इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता दें जितेंद्र की जो बात है कि अगर पुलिस सच से ईमानदारी से अगर किसी को ढूंढना चाहे ना, तो 48 घंटे में देखा किस तरीके से सलीम वास्तिक जो कि यूट्यूबर थे, उनके ऊपर चाकुओं से हमला करने वाले व्यक्तियों जिसने 14 वार चाकू से किए थे, 48 घंटे के भीतर उसने ढूंढ लिया उस युवक को, और ना सिर्फ ढूंढा बल्कि एनकाउंटर में वो युवक ढेर भी हो गया। तो पुलिस कितनी जिम्मेदारी से, कितनी संजीदगी से उस अपराधी की तलाश करती है वो महत्वपूर्ण होता है। अगर इतनी ही ईमानदारी से उसने तलाश की होती तो शायद वो युवती जिंदा होती, और जो कदम उस युवक ने उठाए हैं शायद आज वो ना उठाता। फिलहाल इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी की कंटेंट अपलोड करने की बात हो या फिर किसी और बात, कोई और बात हो, लेकिन इस तरीके से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक अपराध की घटनाओं ने, हत्याओं की घटनाओं ने सनसनी सी मचा रखी है। कोई बेटा अपने पिता की हत्या कर रहा है, कहीं पिता बेटे की हत्या कर रहा है, कहीं माँ बेटे की हत्या कर रही है, कहीं अभी कल ही बहराइच से सरफराज हमारे साथ जुड़े हुए थे, उसने अपने माँ बाप दादी बहन की हत्या की। तो तमाम इस तरीके की घटनाएं लगातार आ रही हैं। पुलिस को के साथ साथ लोगों को भी अब अवेयर करने की जरूरत है कि आखिरकार इस तरीके का जो लगातार बदलाव आ रहा है लोगों के बिहेवियर में, किसी एक मामले को लेकर के, चाहे संपत्ति विवाद हो, चाहे एक तरफा प्यार हो या फिर कोई और बात हो, लोग इस तरीके के कदम आखिरकार क्यों उठा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात बनती जा रही है। लगातार ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और रोज एक नहीं 2-4 घटनाएं इस तरीके की सामने आती हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और अगर कोई अपडेट आता तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। होली की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। हमारे साथ अभिषेक बने हुए हैं भदोही से। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, अगर हम भदोही की बात करें तो भदोही भी अति संवेदनशील रहा है। 2015 से लेकर के 17 की बात की जाए, 22 की बात की जाए, 18 की बात की जाए, भदोही
जिले के जो भदोही कोतवाली है, भदोही कोतवाली का जो कस्बा है, कस्बे जो कहीं न कहीं मुस्लिम बाहुल्य देखे जाते हैं, जो भदोही कोतवाली के अंतर्गत जितने भी लगभग 15 से 20 ऐसे कस्बे हैं, जो भदोही नगर पालिका के अधीन आते हैं, वो कस्बे मुस्लिम बाहुल्य कहे जाते हैं। और वहाँ लगातार होली के समय अराजक तत्व जो है कि मिल करके कहीं न कहीं अराजकता फैलाते हैं। इसको मद्देनजर देखते हुए भदोही पुलिस अधीक्षक लगातार रेकियों पर विशेष ध्यान दिए हैं और लगातार अभियान चला रहे हैं कि होली पर कहीं भी उदंडता नहीं देखने को मिले। और खास तौर से जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, वहाँ बिल्कुल भारी पुलिस बल तैनात है, जिससे कि होली के इस पर्व पर और जो नमाज का साफ पाक महीना चल रहा है, जिसको जो है कि हम कह सकते हैं कि होली और जो रोजे का वक्त है, वो कहीं न कहीं एक समय में ही जो है चल रहा है। इससे कहीं न कहीं जो दोपहर के समय नमाज अदा करने जाते हैं लोग, उसके बाद होली का जो भी पर्व हमारे हिंदू भाई खेलते हैं, उसमें कहीं न कहीं भिड़ंत ना हो, इसको भी भदोही पुलिस लगातार रेकी कर रही है, इस पर विशेष ध्यान बनाई हुई है। और इसी के साथ-साथ और भी थानों की अगर हम बात करें, जैसे चौरी थाना, औराई थाना, दुर्गागंज थाना, सभी थानों पर भारी पुलिस बल तैनात है। जितने भी चट्टी चौराहे हैं, हर जगह पुलिस बल तैनात है। जैसे कि ज्यादातर वीडियोस पहले देखे जा रहे थे कि जो है कि आने जाने वाले राहगीरों को भी जबरन होली लगाई जाती थी, कपड़े फाड़े जाते थे। तो इस पर भी भदोही पुलिस एवं उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल नजर बनाए बैठी है कि ऐसी अगर कोई उदंडता करता है, नशे की हालत में रहता है, किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी अखिल। बिल्कुल क्योंकि देखिए अभिषेक, एक बड़ी समस्या होती है, होली का त्योहार है और साथ ही साथ रमजान भी है, और होली और रमजान के इस खास त्योहार में दोनों का एक तरीके से समागम है, और पुलिस के लिए इसलिए चुनौती बन जाती है कि इसमें पुलिस को खासा ध्यान रखना पड़ता है, और इस तरीके की समस्याएं खासी देखने को मिलती है रमजान और होली के त्योहार में। और इस तरीके कुछ हुड़दंगी होते हैं, अराजक तत्व होते हैं, जो होली नहीं भी खेलना चाहता उसको रंग लगाते हैं, जबरदस्ती कपड़े फाड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्थितियां विपरीत हो जाती हैं, स्थितियां खराब हो जाती हैं। ऐसे में पुलिस उन हुड़दंगियों, उन अराजक तत्वों पर भी नजर बनाए रखे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो रंग में भंग डालने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं इससे स्थितियां विकट हो सकती हैं, पुलिस के सामने भी चुनौती खड़ी हो सकती है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए, और कोई भी अराजक व्यक्ति हो, कोई भी अपराधी हो, अगर किसी ने भी रंग में भंग डालने का काम किया तो उसके खिलाफ कठोरता के साथ या कठोर तरीके से पुलिस निपटे। और पुलिस ने भी स्पष्ट कर रखा है कि अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और किसी ने भी अगर इस तरीके का करने का सोचा तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और जैसा कि आपने भी बताया कि भदोही पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है, और ऐसे किसी भी अराजक तत्व से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर चुकी है। तो ऐसे में अगर आप लोग कहीं पे भी उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में होली का जो त्योहार है, पावन पर्व है, इस पर किसी तरीके का हुड़दंग का सोच रहे हैं, किसी को जबरदस्ती रंग लगाने का सोच रहे हैं, या किसी के साथ कुछ गलत करने का सोच रहे हैं, तो आपको पुलिस से सामना हो सकता है, और उत्तर प्रदेश पुलिस आपका इलाज कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और भदोही में जो भी अपडेट होगा उस पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि होली और रमजान एक साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सरफराज हमारे साथ बने हुए बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? जयखंड जी, आपको बता दें बहराइच में हमारे देवी पाटन मंडल के डीआईजी अमित पाठक जी का दौरा रहा, जिन्होंने बहराइच में रोड मार्च किया और पुलिस प्रशासन को भी सतर्क रहने को बोला, और रोड मार्च लगातार पेट्रोलिंग भी हो रही है, रात दिन 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और क्योंकि देखा जाए तो मेरा बहराइच संवेदनशील इलाका माना जाता है, जो नेपाल बॉर्डर के पास में ही है, और नेपाल बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है 5 तारीख तक। इसके मद्देनजर देखा जाए तो कई बार ये बहराइच में भी बवाल होने की संभावना होती है। आपने इससे पे मतलब महाशिवरात्रि की तरफ भी ज्यादा ये सब गाँव में ज्यादा होता है, लेकिन डीआईजी साहब है, एसपी बहराइच के एसपी रामनारायण सिंह ने जी ने भी बोला है कि सब लोग मिलजुल के त्योहार करें, क्योंकि रमजान भी है। जी अखंड जी। हाँ सरफराज, बिल्कुल सही बात है। देखिए लगातार पुलिस गश्त कर रही है, बड़े से बड़े अधिकारी फील्ड पर हैं, और कहीं ना कहीं खुद ही मौके पर फील्ड पर उतर करके जायजा भी ले रहे हैं। और देखिए एक तो सबसे बड़ी बात आपने बताया कि बॉर्डर का ही एरिया है, और बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है 5 तारीख तक के लिए। तो ऐसे में दोनों त्योहार हैं, अगर हम बात करें तो रमजान भी है, होली का भी पावन पर्व है, रंगों का त्योहार है, और कई बार देखा गया कि इस रंग के
त्योहार में कई इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि कुछ लोग भंग डालने का काम करते हैं। पुलिस ने इसको लेकर के किस तरीके का रोड मैप तैयार कर रखा है? क्योंकि कई जगहों से हमने दिखाया अभी अपने दर्शकों को कि हर जगहों से पुलिस की अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं हैं और अलग अलग तरीके की तैयारियां हैं। बहराइच पुलिस ने क्या विशेष इंतजाम कर रखे हैं? कौन से संवेदनशील इलाके हैं जिनको चिन्हित कर रखा है और वहां पर किस तरीके का फोर्स डिप्लॉयमेंट है? देखिए, इसे आपका जो मुस्लिम गढ़ माना जाता है, चांदपुरा, काजीपुरा और आपका नाजिरपुरा वगैरह, पीपल चौराहा, यहाँ पे ये सब में ज्यादा जो है पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। और शिया समुदाय के जो लोग हैं वो वगैरह, पीएससी वगैरह को तैनात। बहराइच एसपी साहब हैं और देवी पाटन मंडल के महानिरीक्षक अमित पाठक जी, वो खुद मतलब रूट मार्च कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल सरफराज, देखिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होती है पुलिस के सामने। अगर इस तरीके से दो त्योहार एक साथ हों तो कहीं ना कहीं दोनों पर्वों को समान तरीके से मनाया जा सके, कोई हुड़दंग ना हो, कोई अराजकता ना हो, किसी तरीके की स्थिति खराब ना हो। और बहराइच में हमने देखा था कि किस तरीके से एक झंडे को लेकर को जो विवाद शुरू हुआ वो किस तरीके से खूनी खेल में तब्दील हो गया था और हालात किस तरीके से बन गए थे। ऐसे में बहराइच में जिस तरीके से जो देवी पाटन मंडल के डीआईजी हैं और सरफराज ने बताया भी है कि वो खुद गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं और फील्ड पर हैं तमाम अधिकारी, साफ तौर पर इस तरीके की स्थितियां वहां पर ना हो, कोई वहां पर स्थिति खराब ना हो, इसको लेकर के भी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है। और क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग है, सरफराज ने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से ये पावन पर्व है वहां पर भी इसी तरीके की खुशियां बनी रहे, किसी तरीके कोई स्थिति खराब ना हो, इसको लेकर के भी पुलिस तैयार जरूर है। लेकिन आप जरूर नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए सरफराज। ब्रिजेश हमारे साथ बने हुए। ब्रिजेश, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड, मैं सबसे पहले तो आपको और IBC 24 के सभी परिवार को जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रही सर दूसरी बात, अगर देखा जाए तो ये भनवापुर विकास खंड का एक ग्राम पंचायत मधुकरपुर चौबे है, जहां सामुदायिक शौचालय जो बनाया गया, एक तरफ पूरा सिद्धार्थनगर जिला ODF है और ODF की श्रेणी में आता है और हर ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण होता है। उस निर्माण में जब कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ जो है ग्राम प्रधान के द्वारा एक केयर टेकर की नियुक्ति होती है, जिससे वो समय समय पर आकर के उस सामुदायिक शौचालय को खोले और उसकी साफ सफाई करे। लेकिन जब वहाँ देखा गया मौके पर तो वहाँ एक महिला के द्वारा बताया गया कि यहाँ की जो केयर टेकर है सुबह 1 घंटे के लिए आती है और शाम को फिर कभी नहीं आती है, जबकि सामुदायिक शौचालय का जो मतलब होता है दोनों टाइम उसको खुलना चाहिए। जी अखंड। तो बनाया किस लिए गया है? और अगर केयर टेकर का भी यही हाल है कि 1 घंटे के लिए सुबह आ गए, अपनी हाजिरी लगा के वापस चले गए, तो आखिरकार जो सामुदायिक बनाया गया है शौचालय वो किस उपयोग के लिए बनाया गया? क्या उसको प्रदर्शनी के लिए बनाया गया है क्या, या फिर वहां पर आकर के 1 घंटे अपनी हाजिरी लगाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बनाया गया है? क्या कहना है इस पूरे मामले पर प्रधान का? क्या उनसे सवाल किया गया या कुछ अधिकारी से आपने पूछा इसको लेकर? बिल्कुल अखंड, जब प्रधान से पूछा गया तो ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया कि इस बारे में हमें जानकारी नहीं थी, अब उनसे बात कर रहे हैं और अगर उनके द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा तो उनको हटा करके दूसरे को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जब ये सब चीजें मीडिया के सामने आती है तभी ग्राम प्रधान के द्वारा जो है कोई कदम उठाया जाता है। अगर उसके पहले, अगर समय से पहले अगर उस पर सतर्कता बरती जाए, उस पर काम किया जाए तो शायद ऐसा मामला सामने नहीं आएगा। जबकि उस केयर टेकर को प्रतिमाह 6,000 रुपये महीने जो है प्रधान के द्वारा जो है मानदेय भी दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही होती है, जब सरकार स्वयं चाहती है कि जो घर की बहू बेटियां हैं सड़कों पर शौच के लिए ना जाएं, सुरक्षित रहें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर स्थिति इतनी बदहाल है तो ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली तो बात है ही है, और ये सोचने वाली बात उन प्रधान के लिए है जिनके अंदर ये जिम्मेदारी आती है कि उन लोगों को सहूलियत मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने भी बताया, कि जब तक मीडिया में कोई चीज आएगी नहीं, जब तक सवाल किए नहीं जाएंगे, तब तक इस तरीके की स्थितियां बनी रहेंगी। और आखिरकार क्या प्रधान जी को इस बात पर जानकारी नहीं होगी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको जानकारी नहीं होगी, उनसे शिकायत होती होगी। लेकिन जब तक कोई सवाल मीडिया में या मीडिया के संज्ञान में ना आए, जब तक उस सवाल को लेकर के पत्रकार उनसे सवाल जवाब ना करें, तब तक उस पर कुछ होता ही नहीं है। तो आखिरकार किस तरीके से हम प्रगति करेंगे, किस तरीके से हम प्रगति की गति पर आगे बढ़ेंगे? हमें तो नहीं लगता कि हम बढ़ पाएंगे अगर इसी तरीके की स्थितियां रही कि एक अगर सार्वजनिक शौचालय बना है उसमें भी
कुछ लोगों को जिम्मेदारी जो दी गई है उस जिम्मेदारी को पूरा ना करके वो केवल हाजिरी लगाने के लिए आते हैं और दिखाते हैं कि हम यहाँ पर आ गए हैं, बस वही काम करना है। तो आखिरकार उस तरीके की चीजें बनने का फायदा क्या है, क्या लाभ है, समझ से परे है। फिलहाल जो भी होगा देखिएगा कि इस पूरे मामले में प्रधान किस तरीके का एक्शन लेते हैं, क्या उन्होंने दूसरे केयर टेकर को वहां पर अपॉइंट किया, क्या किया, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, जो भी किया जरूर हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशेष तमाम जानकारी के लिए, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता देते हैं, जहां पर एक लापरवाही से एक 13 साल के मासूम एक बच्चे की जान चली गई है। जहां पर एक 13 साल का बेटा, एक 13 साल का लड़का गोली का खेल में जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि गलती से गोली चली जिसमें उसकी मौत हो गई है उस 13 साल के बच्चे की। आपको बता दें कि परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि उसके साथी आए थे और वो उसको अपने साथ बर्थडे पार्टी में लेके गए थे, जहां पर वहां पर उस तरीके की वहां पर घटना घटी। और जब शाम को 7 बजे जो युवक है, जो उसका साथी था, उसके पिता ने व्हाट्सएप कॉल करके बताया कि तुम्हारा लड़का है वो अस्पताल में भर्ती, यहाँ चले आओ। जब वहां पर गए तो पहले तो पुलिस ने उनको दिखाया नहीं, ये आरोप है जो जिसके बेटे की मौत हुई है उसके पिता ने आरोप लगाया है कि बाद में फिर पुलिस ने दिखाया तो उसके माथे पे गोली लगी हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर पुलिस की माने तो ये गलती से चली गोली है और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है जो निकल करके सामने आई है। लेकिन ये साफ तौर पर दर्शाती है कि एक छोटी सी लापरवाही किसी की जिंदगी पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। एक माँ बाप ने अपने बेटे को खोया है और इसी तरीके से एक बच्चा इस दुनिया से रुखसत हुआ है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें, इस तरीके की घटनाएं आती हैं, लोगों को सतर्क रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बच्चों के हाथ में इस तरीके से जो पिस्टल है या फिर गन है वो हाथ में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानते कि इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि 13 साल के बेटे की जान चली गई लखनऊ में। कल हमारे साथ इमरान जुड़ चुके हैं बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, अगर बिजनौर से मैं आपको बता दूं, बिजनौर से जो है सबसे पहली खबर तो है, अभी 2 दिन पहले जो है कोर्ट में जो है 302 के मुलजिम जो है उनको उम्र कैद की सजा होते ही उन्होंने सबसे पहले जज को धमकी दी और उसके बाद जो है जो उसमें आई विटनेस थी उसको भी उन दोनों ने धमकी दे दी। अब 2 दिन के बाद जो है थाना कोतवाली सिटी में जज के आदेश के बावजूद 2 दिन बाद जो है उन दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है और अब जो आई विटनेस थी उसको जो है सुरक्षा दे दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अहम कड़ी ये है कि ऐसे लोग जो कोर्ट में भी जज के सामने जज को धमकी दे देते हैं, उनका आखिरकार ऐसा क्या होगा? जी इमरान, अब सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों को तो धमकियां मिलती ही रहती हैं, लोगों को तो मिलती रहती हैं। जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो तो आए दिन किसी न किसी बात को लेकर, छोटी छोटी बात पे भी लोगों को धमका दिया करते हैं, उनको मारपीट दिया करते हैं। लेकिन जज को, सजा सुनाने वाले जज को इस तरीके की धमकी देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और आई विटनेस को सुरक्षा जरूर मिल गई है 2 दिन के बाद जब मुकदमा पंजीकृत हुआ, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि सोचिए कि एक जज को जब ये अपराधी खुलेआम धमकी दे रहे हैं तो उस आई विटनेस को या फिर और लोगों को किस तरीके से धमकियां देते होंगे जिन्होंने इस तरीके का अपराध को अंजाम दिया होगा। बिल्कुल अखंड, इन दोनों के खिलाफ जो है पहले भी काफी मुकदमे चल रहे हैं और ये जो है 302 के मुकदमे में जब कोर्ट में लाए गए तो कोर्ट में लाने के बाद जब जज ने इनकी दोनों की फाइल देखी तो फाइल देखते ही जज ने इनको उम्र कैद की सजा दोनों को सुना दी। लेकिन सजा सुनाते ही इन दोनों में एक हाहाकार समझ गया और उसके बाद ये दोनों ने जो है सबसे पहले जज को जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद जो है साफ तौर से कहा कि हमें जो है तुम्हारे यहाँ तक के पूरे परिवार और गांव तक का मालूमात है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। और उसके बाद जो है आई विटनेस को भी धमकी दे देते हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जज जो है उन्होंने जो है सबसे पहले एसपी अभिषेक झा को एक लेटर दे करके इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की और उसके बाद डीआईजी और लखनऊ भी उन्होंने एक लेटर भेजा। जी बिल्कुल, बड़ी ही सोचनीय विषय है और एक बड़ा ही एक ऐसा विषय है जिसमें साफ तौर पर एक जज को ही इसके खिलाफ कंप्लेन देनी पड़ती है ऐसे अपराधियों के खिलाफ जिनके मंसूबे इस तरीके के हैं कि अपराधियों को जब सजा सुनाई जाती है तो उनके खिलाफ या उनके परिवार वालों को या उनके घर का पता होने की धमक दे करके धमकी दी जाती है। साफ तौर पर सोचिए कि इन अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इनको डर बिल्कुल भी नहीं सता रहा कि वो आम आदमी को नहीं बल्कि एक जज को ही धमकी दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरीके से इमरान ने बताया है कि जज ने खुद ही कंप्लेन किया, मतलब शिकायत दी है और
ना सिर्फ वहां के एसपी को दी बल्कि लखनऊ में भी दी है, उच्च अधिकारियों को भी इस बात से अवगत कराया है। लेकिन इतना जरूर है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, ये घटना साफ तौर पर बताती है कि अपराधी अपने खिलाफ सजा के ऐलान से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने नाखुश हो जाते हैं कि जज को ही धमकी दे डालते हैं। फिलहाल ऐसे अपराधी इतने खतरनाक होते हैं कि उनके लिए शब्द भी नहीं है शायद जो बयां कर सकें, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ जरूर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि शायद उनके अंदर भी डर और भय समा सके और ऐसे खुलेआम किसी जज या किसी अधिकारी या किसी आई विटनेस या फिर किसी आम नागरिक को वो इस तरीके से खुलेआम धमकी ना दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इमरान इस तमाम जानकारी के लिए, और आप कोई भी अपडेट आता है तो जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। तो जिस तरीके से हमने आज 12 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें बताई, आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक बार फिर से आएंगे आपके सामने 12 बजे 12 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।